मेरा नाम सरफराज काजी, मैं उस्मानाबाद महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरा एज 45 ईयर है और मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे और मेरे बहन भाई जो अपने अपने घर से अब वाबस्ता हैं, सब अपने सेटल हैं। और मेरा एक खुद का मैं आई एम अ प्रोफेशन इन वाटर सप्लाई सैनिटेशन कंसल्टेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी काम करता हूँ, यूनिसेफ के लिए भी काम करता हूँ और प्राइमो और स्वयं शिक्षण प्रयोग जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करता हूँ। बेसिकली मेरा काम जो है लोगों को कम्युनिटी मोबिलाइज़ करना, एक नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे ट्रेनिंग्स अरेंज करना जिससे कि गवर्नमेंट के नए नए स्कीम एम्प्लॉय को समझ में आएँ और वो इजीली वो स्कीम्स को रूरल डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट करें। दिस इज़ माय जॉब। हाँ जी, मेरा क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। बात ऐसी है कि मेरा जो काम है एज अ कंसल्टेंट, वाटर सप्लाई सैनिटेशन कंसल्टेंट, वो तो मैं बहुत खूबी से कर रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हुई, जैसे कि कोविड आया। कोविड में बहुत सारे लोग डर गए और मेरे फैमिली के कुछ बहुत करीबी लोग कोविड में चल बसे, जिस वजह से मेरे घर वालों ने मुझ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप महाराष्ट्र में लिमिटेड एरिया में घूमिए, ज़्यादा मत घूमिए। तब के मेरा काम जो है कोल्हापुर और सोलापुर और चंद्रपुर ऐसे एरियो में चल रहा था, जहाँ से मेरा ट्रांसपोर्टेशन अगर देखें तो कम से कम 12 से 20 घंटे मुझे ट्रैवलिंग के लिए लगते हैं। तो वो घर वालों ने मुझे मना कर दिया। अब बात यूँ थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और उसी समय मुझे एक आइडिया आया और मैंने मेरे गाँव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया। और रेस्टोरेंट ऐसे शुरू किया कि जिसमें 250 डिशेस थे, जो वेज, नॉन वेज और चाइनीज़ लेके सारा मैं कर रहा था। ये आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा सुनने में, लेकिन जस्ट इनोवेशन और लोगों से मैं जुड़ना चाहता था, क्योंकि मेरा 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस था रूरल में, लेकिन मैं ऐसे कुछ डायरेक्ट लोगों से जुड़ना चाहता था और मैं जुड़ा भी और मेरा बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। और इसके पहले CA NRC भी हुआ था, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन अभी मैं करंट, आपने जैसे पूछा कि आप कैसे यात्रा से जुड़े, क्यों यात्रा से जुड़े, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं ये बिज़नेस चला रहा था, मेरा बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने मार्केटिंग बहुत अच्छे से की थी, लोगों में मेरे नाम, होटल के नाम को लेके, मेरे टेस्ट को लेके बहुत अच्छी अवेयरनेस भी फैली थी और कस्टमर मेरा बढ़ भी रहा था। लेकिन भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उसी समय कुछ मूवी आई और उस मूवी में कुछ ऐसे समुदाय को लेके टारगेट किया गया और मूवी देखने के बाद लोगों ने थिएटर के बाहर आकर अपील की कि ये लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ये लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, इनसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि उस मूवी का या उस बाइकआउट का मेरे कारोबार पे कुछ असर रहा, क्योंकि मेरा जो कारोबार था वो डायरेक्ट खाने वाला कारोबार था, यानी डायरेक्ट लोगों से पेट से कनेक्टेड था। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक 50% मार मुझे उसकी पड़ी। अब ये दूसरी कोविड की एक फिर दूसरी तीसरी लहर आने वाली थी, तो उसकी अलग से मार पड़ी। तो आप समझ सकते हैं ये तो नेचुरल था या इननेचुरल था। और मेनली इसके अंदर GST हर चीज़ में बढ़ता गया, तो पूरी तरह से मेरे कारोबार की कमर ही टूट गई। अब ऐसे था कि मैं तो एक इनोवेशन के लिए मार्केट में आया था, तो ना नफ़ा ना नुकसान। लेकिन मैं इस तरह से गुज़रा था कुछ बातों से कि मेरे होटल में एक बार एक ऐसे इंसिडेंस हुआ था, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मेरे होटल में एक बंदा आया था और उसको कुछ एक 10 किलो बिरयानी चाहिए थी। ठीक है, तो उसने ऑर्डर दी, हमने भी उसकी ऑर्डर ले ली, उसने कुछ पैसे एडवांस में दिए, हमने उसके एडवांस पैसे जमा भी कर लिए। और थोड़ी देर के बाद फिर बंदा आया, वो हमने उसको टाइम दिया था कि आप 2 घंटे के बाद आ जाइए, आपका पार्सल रेडी रहेगा। लेकिन वो आया और हमको बोलने लगा कि भाई साहब, हमको और 2-4 चीज़ें चाहिए और आप ये जो हमारे मालिक हैं उनसे बात कीजिए और वो क्या कहते हैं आप वो अरेंज कीजिए। हम बोले बिल्कुल लगाइए सर आप फ़ोन। उन्होंने फ़ोन लगाया उनको और वो स्पीकर ऑन रखा उसका और बोला कि भैया ऐसे ऐसे हम ये रेस्टोरेंट में आए हैं और आपको और अगर कुछ चाहिए और स्नैक्स में तो आप बताइए। तो हम बोले ठीक है, बोलिए भाई साहब। तो उन्होंने पूछा कि कौन बात कर रहे हैं? बोले हम सरफराज काजी बात कर रहे हैं, ये शाही चिकन बिरयानी रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो वो उसने बोला कि यार हमारे आदमी के पास नंबर फ़ोन दीजिए आप। तो हम बोले ठीक है भाई, दे दिया। तो एक्चुअली सर मैं बताता हूँ आपको, स्पीकर ऑफ नहीं हुआ था, मेरा स्पीकर ऑन, वो बंदे का स्पीकर मोबाइल का ऑन था और उसने धड़ल्ले से बोल दिया कि आप गलत जगह गए हो, आप उस रेस्टोरेंट में क्यों गए, आपको पता है उस रेस्टोरेंट में नहीं जाना है।
तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिल पे क्या बीती होगी। ये उसी अपील का नतीजा था कि लोगों में निगेटिविटी भर भर के आई थी, लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रहा है, लोगों में बिल्कुल एक दूसरे का सम्मान नहीं रहा है, लोग बिल्कुल भी एक दूसरे को जो साथ में रहते थे एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं। आज की इस तरह की राजनीति जो फूट डालने वाली, लोगों में बांटने वाली राजनीति जिस तरह से लोग कर रहे हैं, अगर मुझे लगता है ये राजनीति को कहीं रोकना है तो हमको प्यार वाली राजनीति में जुड़ना चाहिए। हमने प्यार से लोगों को जोड़ना चाहिए। हमें ऐसे ही कुछ सोच रहा था, लेकिन मेरी कैपेसिटी चीज़ बहुत कम थी। मैं ये चीज़ मैं अकेले कैसे कर पाता, इसको लेके मैं बहुत चिंतित था। लेकिन उसी वक्त मेरी चिंता का एक समाधान मेरे सामने आया। राहुल जी ने डिक्लेयर किया कि हम भारत जोड़ने जा रहे हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। भाई साहब यकीन मानिए, एप्लीकेशन, लोगों से बात करना ये दूर, मैंने पहले टिकट बुक कर दिया कन्याकुमारी का। मैंने पहले टिकट बुक किया मेरा ट्रेन का, उसको सेव किया और फिर मैं लोगों से बातें करने लगा कि भैया कैसे होगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा। मैंने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन मैं उन भारत यात्रियों में नहीं आ पाया। फिर भी मैंने हमारे जो पीसीसी हैं नाना पटोले जी, उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि मैं तो जा रहा हूं, आप देखिए क्या कर सकते हैं। और जिस दिन हम कन्याकुमारी पहुंचे उस दिन 7 तारीख थी, जिस दिन दिग्विजय सिंह सर और सारे लोग थे, तो नाना पटोले जी ने उनको मिलाया। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको नहीं ले सकता हूं, आपको जो भी आपके खर्चे से चलना पड़ेगा, और मैं उसमें भी तैयार था। लेकिन यकाएक बात यूँ हुई कि मेरी मुलाकात योगेंद्र यादव जी से हुई, जो कि सिविल सोसाइटी को फ़िलहाल लीड कर रहे हैं, और उन्होंने हमें एक बात करने का मौका दिया। हमने बात की, उन्होंने मेरी बात समझी, मैंने उनकी बात समझी, और उनको लगा कि यार ये बंदा तो सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, इससे पहले एक एनआरसी सीए जो इस गवर्नमेंट ने लागू किया था ये कानून बड़ा ही लोगों को डराने वाला कानून था, लोगों में भेद निर्माण करने वाला कानून था। और जिस तरह से इन्होंने संसद में इसको पेश किया था, जिस तरह से सारे कम्युनिटी का नाम लेकर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को इन्होंने अलग थलग कर दिया था, जिस वजह से देश में एक माहौल बना था कि अब इनको यहाँ पे रहना है तो कागज़ दिखाना होगा। और इससे कम्युनिटी बहुत घबरा गई थी। और मुझे लगता है मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने उसका पूरा इस्तेमाल किया। हमने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के हमने वहाँ पे काम शुरू किया महाराष्ट्र में, जहाँ पे हमने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में 50 लोग थे। और उसमें भी एक अच्छा काम हमने यूँ किया कि हमने अदर देन बीजेपी सारे लोगों को इकट्ठा किया। जैसे शिवसेना थी, जैसे कांग्रेस थी, एनसीपी थी जो शरद पवार जी की पार्टी है, एमआईएम थी जो असदुद्दीन की पार्टी है, फिर वंचित बहुजन आघाड़ी थी, बामसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, छात्र भारती जैसी ऑर्गेनाइजेशन थी। हमने इनको एक जगह पे बुलाया और उनको बताया कि अगर हमको लड़ना है तो हमारे अंदर के भेद सब बाजू में रखना होगा और संविधान की रक्षा के लिए हमको आगे आना होगा। और हम उसी वक्त सबने निर्णय लिया। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हमने उस्मानाबाद ज़िले में किया, और विदाउट सिंगल पेनी खर्चा किए बगैर हमने इस आंदोलन को खड़ा किया। अब ये लंबी स्टोरी है तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इस तरह के आंदोलनों से मैं जुड़ा हुआ था। और जब ये तकलीफ़ से मैं गुज़र रहा था, उसी वक्त राहुल जी ने ये ऐलान किया, और मैं आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज 80 दिन पूरे कर चुका हूँ और बिल्कुल सक्रिय तरह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, ऑलरेडी जो गांधी जी का सपना था, वो गांधी जी के सपने को लेकर हम चल रहे हैं। मैं गांधी जी के जो मराठी में जो बुक है गांधी जी की, माझे सत्याचे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ जिसको कहेंगे, वो मैंने पूरी बुक पढ़ी है। और मैं बहुत गांधी जी को मानने वाला बंदा हूँ। और मुझे लगता है कि वो गांधी जी ने पहले भी कहा, आओ गाँव की तरफ चलें, कि हमारा विकास जो है गांव से होगा, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रहती है, गांव में बसती है। तो मुझे लगता था कि ऐसे कुछ होना चाहिए कि जब तक हमारे गांव सक्षम नहीं होंगे, जब तक हमारे गांव में पानी की, खाने की, यानी हर जो सुविधा आज हम सिटी में ढूंढ रहे हैं, वो जब तक ये सारी सुविधाएं हमारे गांव में नहीं आती हैं, तब तक हम सक्षम नहीं हो सकते, तब तक हम स्टेबल नहीं हो सकते। और उसी सपने को लेकर हम चले थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ही कर दिया कि आज जो छोटे कारोबारी थे और छोटे जो किसान थे, आज उनको रास्ते पे ला के खड़ा कर दिया। और
यही कहते रहे कि 70 सालों में क्या किया, 70 सालों में क्या किया, और ये 8 साल में तो सारा देश को बांट के खोखला करके रख दिया। और आज हम यही समझते हैं कि आज हमारे जो नज़रों में भारत है वो एक संघ भारत है, विविधता में एकता वाला भारत है। क्योंकि हम सिर्फ ये किताबों में पढ़ते आए थे, लेकिन जब से हम कन्याकुमारी से चले हैं, आज हमने 80 दिन पूरे किए हुए हैं। तो जब मैं कन्याकुमारी के तमिलनाडु में चल रहा था तो मेरा जो एक्सपीरियंस था किताबों में अलग था, और जब मैं ग्राउंड में था तो वह अलग ही था। लोगों से मिलना, वहाँ का खाना, वहाँ की मोहब्बत, यानी वो जितना एक्साइट मैं था इस यात्रा को लेकर, उससे कई ज़्यादा लोग वहाँ के एक्साइट थे। मैं तो कई बार मेरे हाथों में फूल भी हैं, फल भी हैं, यानी मैं खुद को संभाल नहीं पाता था। बहुत बार मैं इमोशनल भी हो जाता था कि कितना प्यार मिल रहा है। और लोग रास्ते के दोनों दो तरफा खड़े होकर हमारे स्वागत के लिए खड़े होते थे। कोई पानी दे रहा है, कोई फूल बरसा रहा है, और हमें ये उनकी आंखों में ये मोहब्बत भी दिखती थी, और एक जिम्मेदारी का एहसास भी वो दिलाते थे कि आप हमारे लिए लड़ रहे हो, आप आगे बढ़ो, आपने ये चेंज लाना है। इस जो महंगाई की मार हम पे पड़ी है, हमारे मजदूरों पे पड़ी है, किसानों पे पड़ी, इसको हटाओ। ये उनके आंखों में, ये बोलने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है। एक थोड़ा सा दुखद है ये घटना। जब हम केरला से गुजर रहे थे तो हम ये करते हैं कि जब हम सुबह का वॉक, मॉर्निंग वॉक का सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 बजे आके थोड़ा सा रेस्ट करके, खाना खा के हम लोग फिर रेस्ट नहीं करते, हम बाहर निकल जाते हैं। हम बाहर निकल के आसपास के गांव के लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके हाल चाल पूछते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, और कुछ समाधान कर पाते हैं तो कर पाते हैं, या फिर उसका एक बंच बना के हम कोशिश करते हैं कि राहुल जी तक पहुँचे, ताकि उनको समझ में आए कि भैया क्या हाल है, एक्चुअली लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों की क्या समस्या है। तो एक घर था जहाँ पे हम जाके बैठे, और हम लोग एक ये भी काम करते हैं कि हम लोग बस्तियों में निकल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनके हालचाल जानते हैं, वो किस तरह से कमा रहे हैं, किस तरह से उनका घर चल रहा है, ये सारी बातें समझते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि केरला में हम एक गाँव से गुजर रहे थे, और वहीं पे हम कहीं किसी बस्ती में चले गए। हम लोग एक साथ में ट्रांसलेटर भी रखते थे कि जो हमको बता सके कि भाई ये क्या कह रहे हैं। तो हमने बताया कि भाई हम भारत जोड़ो यात्रा से हम चल रहे हैं, तो ये जो सरकार ने सारा मुश्किल खड़ा कर दिया है, महंगाई की मार है, आपस में भेदभाव है और बेरोज़गारी है। तो वो बंदा कुछ समझ रहा था हमारे बात को, वो तुरंत अंदर गया और उसने खाली सिलेंडर लेकर आया और हमारे सामने बिल्कुल ऐसे पटक दिया उसने। मैं तो थोड़ी देर के लिए डर गया कि यार कर क्या रहा है। तो उसने बोला कि भाई साहब ये मुझे उज्ज्वला योजना से मिला है, और इस सिलेंडर को मैंने एक ही दफ़ा भरा है, और जब अभी मेरी कमाई जो है महीने की 5 से 6 हज़ार रुपया है, और जब मैं ये सिलेंडर भराने के लिए जाता हूँ तो अभी ये मुझे शहर में कहा जाता है कि 1200 रुपये लगेगा, ये सिलेंडर भराने के लिए 1200 रुपये लगेगा, और सिलेंडर को अगर मुझे शहर से लाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए 300 रुपये अलग लगेगा। अब मैं जब गांव से शहर जाता हूं तो एक दफ़ा में वो मुझे सिलेंडर भर के नहीं देगा, वो पहले नंबर लगाएगा और बोलेगा दूसरी बार आओ, तो मेरे 600 रुपये चले गए। तो मुझे एक सिलेंडर 1800 रुपये में गिरेगा, तो मुझे बताइए मैं खाऊंगा क्या और बचाऊंगा क्या। इस तरह की ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। और वो जो कह रहा था वो मलयालम में कह रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि यार वो पूरी बात तो कह रहा है हमको तो ट्रांसलेटर की भी उस वक्त ज़रूरत नहीं गिरी, और हमारा मन बिल्कुल भरा आया। हमने उसको थोड़ा सा साहस दिलाया और कहा कि भाई ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये जो अच्छे दिन का झांसा दे के हम लोग फंसे हैं, उस झांसे से भी हम लोग निकल जाएंगे। और हमने उनको तसल्ली दिलाई। लेकिन इस तरह की समस्याएं लोगों के अंदर हैं, लोग जागृत हैं, लोग कह रहे हैं कि हम फंस चुके हैं, अब इससे तो निकलना है। अब वो कैसे निकलना है, कब निकलना है, वो लोग तय करेंगे। और आने वाला समय में मैं समझता हूँ कि लोगों में इतनी जागरूकता तो आ चुकी है कि ये झांसे वाले लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं, अगर इनको सरकाना है तो इन लोगों को आगे लाना हो। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से हम जैसे बोल रहे थे कि विविधता में एकता हम देख रहे हैं, लेकिन हम जैसे महाराष्ट्र में जो मेरी खुद की समस्या थी, जिस समस्या से मैं जूझ के निकला हूँ, यही समस्या केरला में है, यही समस्या तमिलनाडु में है, यही समस्या तेलंगाना में है, यही समस्या कर्नाटक में है, यही समस्या आंध्र प्रदेश में है, यही समस्या आज के मध्य प्रदेश में है। आपको मैं बताऊं कैसे। बेरोज़गारी हर जगह, वही बेरोज़गारी है, महंगाई हर जगह है,
तो ये जो अनुभव है, ये कहीं ना कहीं जाके एक ही तरफ आ रहा है, ये पूरे देश को जिसने खोखला करके रख दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी तो अनुभव हैं, लोग तो मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, उत्सव की तरह हमारा स्वागत किया जाता है। जैसे किसी के घर पे शादी हो, हम जहाँ पे हम एंट्री करते हैं, जैसे अभी हमारा इंदौर में एंट्री हुआ है, आप यकीन मानिए हमारे लिए रोड पे कारपेट बिछाया गया था और लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ाता है, हमें ये एहसास दिलाता है कि लोगों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको और दृढ़ बनाएं और हम लोग जल्द से जल्द कश्मीर तक हमारा इस सफ़र को पूरा करें। और मैं समझता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है, ये एक यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन है। और इसमें सारे देश जब जुड़ेगा तो बिल्कुल देश में क्रांति आएगी और देश में नव चैतन्य आएगा और पूरी तरह से हमारा भारत बदल जाएगा। और ये जो तोड़ने वाले लोग हैं, ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।